गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम लोगों ने देखा था अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग की प्रोसेस कैसे होती है। अब आज हम लोग देखेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट की बेस क्या है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बेसिस क्या है। तो देखिए, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है कि अकाउंटिंग जो हम करते हैं उसके लिए क्या बेस है। जैसे होती है, जैसे किसी घर को बनाने के लिए एक नींव की जरूरत होती है, तो क्या नींव है, क्या पिलर है, मतलब क्या ऐसा प्रोसीड्योर है जिसकी वजह से, जिसके थ्रू हम जो अकाउंटिंग है उसके ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब कि कैसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना और किस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आपका ये कहता है कि यहाँ पे बताया जाएगा कि जो अकाउंटिंग है उसके अंदर जो हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का हमारे पास बेस क्या है। जैसे होता है ना, किसी भी चीज को बेस क्या है। मान लो कि हमें कोई मूल्यांकन करना है, हमें कोई बेस मानना पड़ेगा। तो यही चीज है, जैसे हमें प्राइस डिसाइड करना है कि प्राइस में क्या फ्लक्चुएशन हो, क्या इंक्रीज या क्या डिक्रीज हो रहा है। जैसे अगर आप बोल दें कि लगातार चीजों के रेट बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज जो बढ़ रहे हैं, हम अगर ये निकालना चाहता है कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए हमें किसी न किसी को बेस मानना पड़ेगा। तो सेम यहाँ पे भी है कि जो अकाउंटिंग है उसके अंदर जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, अकाउंटिंग के अंदर जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ बेस रख के चलते हैं। तो वही बेस हमारे क्या क्या है। तो बेस, चलिए बेस क्या क्या है। पहला आपका है कैश बेसिस, कैश बेसिस है। एक्रूअल बेसिस। थर्ड आपका आ जाता है, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बोलते हैं मिक्स्ड बेसिस। ठीक है, तीन है आपके, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस, मिक्स्ड बेसिस। चलिए अब आपको एक एक करके डिफाइन करते जा रहे हैं। कैश बेसिस, जो आपका बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है उसमें जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आपका ये कहता है कि ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विच आर इन अ कैश नेचर। मतलब कि हमें वही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है जो कैश में हुए हैं। ठीक है, अगर उधार में है तो हम उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये आपका ये कहा जा रहा है। ठीक है, मतलब है कि केवल कैश ट्रांजैक्शन को लिखना है, बाकी हमें कोई ट्रांजैक्शन दूसरा फॉलो नहीं करना है। ठीक है, तो कह सकते हैं, दूसरा कह सकते हैं कि कैश बेसिस में क्या होता है कि यहां पे वही ट्रांजैक्शन फॉलो किए जाते हैं जो कि कैश में होते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर बिजनेस आपका चला रहे हैं तो उसमें ओनली आप क्या करेंगे, आप कैश बेसिस फॉलो करके चल रहे हैं। मतलब कि आप केवल ट्रांजैक्शन किस बेस पे करते हैं, केवल कैश बेस पे। यहां पे उधार नाम का कोई भी जगह नहीं होती है, मतलब यहां पे क्रेडिट नाम का कोई भी चीज नहीं होती है। मतलब है कि ऐसा बिजनेस जिसमें सभी ट्रांजैक्शन कैश में होते हों, वहां पे मेथड बोला जाता है कैश बेसिस ऑफ मेथड। ठीक है, तो कैश बेसिस ऑफ मेथड का मतलब है कि आपका ऐसा मेथड जिसमें आप केवल कैश के ट्रांजैक्शन करते हैं, वहां पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन कोई भी जगह नहीं देते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल लोग जो होते हैं, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स, ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके किसमें आते हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करते हैं। मतलब कि उन्हें उधारी ट्रांजैक्शन कोई मतलब नहीं होता, उनके यहां सभी ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, नगद में होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कैश बेसिस मेथड का मतलब है जहां पे ट्रांजैक्शन ओनली कैश में होते हैं और उनको ही रिकॉर्ड किया जाता है, वहां पे क्रेडिट नाम का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता है। ठीक है, इसका इंपैक्ट ये पड़ जाता है कि जब आप कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो मतलब है कि आपने ऑल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया है, मतलब आपने सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया है। जब आप सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, मतलब कि सभी एक्सपेंसेस और सभी इनकम को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए आपको पता है कि जो एक्सपेंसेस हैं और जो इनकम है वो दोनों तरीके की होती हैं, कैश में भी होती हैं और नॉन कैश में भी होते हैं, क्रेडिट में भी होती हैं। ठीक है, देखिए एक्सपेंसेस होते हैं और इनकम होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। एक्सपेंसेस भी आपके कैश में होते हैं और क्रेडिट में होते हैं, इनकम भी आपकी कैश में होती है, क्रेडिट में होती है। बट सपोज मान लीजिए कि आपने केवल कैश में रिकॉर्ड किया एक्सपेंस को भी और इनकम को भी, बाकी आपने क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन कर ही रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं, आज नगद कल उधार वाला सिस्टम अपना रहे हैं। जब आप आज नगद कल वाला सिस्टम अपना रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उधार नहीं बेचना चाहते हैं, और जब आप उधार नहीं बेचेंगे तो आपकी सेल्स जो है, आपकी जो बिक्री है, वो कभी भी इंक्रीज नहीं होगी।
ठीक है। तो दैट्स वाई अगर आप कैश बेसिस मेथड फॉलो कर रहे हैं तो इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन की सेल डिक्रीज होती है, वो इंप्रूव नहीं होती है। जब सेल्स डिक्रीज होगी तो अल्टीमेटली जो उसका प्रॉफिट है वो भी डिक्रीज होगा। तो याद रखिए, कैश बेसिस जब मेथड आप फॉलो कर रहे होते हैं उस टाइम पे आपका जो प्रॉफिट्स है या सेल्स है दोनों ही डिक्रीज होते हैं। दूसरा तरीका, आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप टोटल एक्सपेंसेस और टोटल इनकम भी नहीं दिखा रहे हैं। जब टोटल एक्सपेंस और टोटल इनकम नहीं दिखाएंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो रियल या एक्चुअल प्रॉफिट है वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो मतलब है कि एक्चुअल प्रॉफिट भी आप इसमें पता नहीं कर पाएंगे। तो कैश बेसिस मेथड में क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं बता पाएंगे, सेल्स डिक्रीज हो जाती है, प्रॉफिट भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब आप क्रेडिट नहीं करेंगे। साथ ही साथ है बहुत सारे ट्रांजैक्शन का हेरा फेरी हो जाएगा, मतलब कि विंडो ड्रेसिंग, अकाउंट्स का मैनिपुलेशन हो जाएगा, क्योंकि आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, क्रेडिट में ट्रांजैक्शन कर ही रहे हैं। तो मतलब क्या, जब आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो आपके यहाँ कोई कस्टमर नहीं आएगा। दूसरा, जो हमारा टैक्स अथॉरिटीज है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी नहीं बोलता है कि आपको केवल कैश बेसिस और मेथड फॉलो करना है, क्योंकि कैश बेसिस और मेथड क्या है, वो बहुत ही अधूरा है मेथड है, उसमें सभी चीजें पूरी नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है एक्रूअल बेसिस, ठीक है। एक्रूअल बेसिस मेथड जो है आपका, एक्रूअल बेसिस जो मेथड है आपका, वो आपका ये कहता है कि जितने भी ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो कैश में हो चाहे वो क्रेडिट में है, आपको सभी को रिकॉर्ड करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि कैश प्लस क्रेडिट, ऑल ट्रांजैक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड हियर। मतलब अकॉर्डिंग टू एक्रूअल बेसिस ऑल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन कैश एंड क्रेडिट बोथ आर टू बी रिकॉर्डेड। इसी को बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे। इसको कैश वाले को हम बोल सकते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, क्योंकि आप यहाँ पे केवल एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैश को रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्रेडिट को नहीं कर रहे हैं। एक्रूअल बेसिस में क्या है, आप कैश प्लस क्रेडिट दोनों को ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब देखिए, जब आप सभी चीजों को रिकॉर्ड करेंगे, कैश और क्रेडिट दोनों को, जब कैश और क्रेडिट दोनों को रिकॉर्ड करेंगे तो अल्टीमेटली है कि आपके सभी ट्रांजैक्शन फुल रिकॉर्ड होंगे। जब ट्रांजैक्शन फुल रिकॉर्ड होंगे तो आपका एक्चुअल में प्रॉफिट क्या हुआ वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एक्चुअल प्रॉफिट पता चल जाएगा, आपकी क्लियर बैलेंस शीट दिखाई देगी, साथ ही साथ आपके टोटल एक्सपेंसेस क्या है, टोटल इनकम क्या है, वो भी आपको पता चल जाएंगे। क्योंकि एक्रूअल बेसिस में क्या है, आपका पूरा सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन होगा। क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप जर्नल बनाएंगे, जर्नल में क्या करेंगे, हर एक इन्फॉर्मेशन को लिखेंगे, चाहे वो कैश में हुई हो चाहे वो क्रेडिट में हुई हो। यहाँ पे क्या है, आप सब चीज नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो एक्रूअल बेसिस मेथड में क्या होता है कि दोनों साइड को रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब कि दोनों ट्रांजेक्शन को। देखिए, कैश बेसिस में केवल कैश ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन कैश में हुए उनको रिकॉर्ड करते हैं। एक्रूअल बेसिस में चाहे वो कैश में हो चाहे वो क्रेडिट हो, दोनों ही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आपको वो इस मेथड को फॉलो करने के लिए बोलता है कि आपको ये मेथड फॉलो करना, और ये मेथड आपका बहुत ही सुटेबल मेथड होता है, ठीक है। इस तरीके से इस मेथड का भी है। चलिए, तो जो आपका एक्रूअल बेसिस है, एक्रूअल बेसिस में क्या होता है, जितने भी इनकम है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो कैश में हुए हों चाहे वो क्रेडिट में हुए हैं, सभी को आपको रिकॉर्ड करना है इसमें, ठीक है। और क्या होता है कि जो आपका कैश बेसिस मेथड है उसमें केवल कैश के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, और एक्रूअल बेसिस में क्या है, आपको दोनों रिकॉर्ड करना है। मतलब कि बिजनेस में आपका चाहे कैश में ट्रांजैक्शन हो चाहे वो क्रेडिट में हो, दोनों ही रिकॉर्ड की जाएंगे, ठीक है। अब आपका आता है मिक्स्ड बेसिस। मिक्स्ड बेसिस में क्या है कि कुछ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैश में भी किया जाता है, मतलब कैश बेसिस मान करके, और कुछ ट्रांजैक्शन को एक्रूअल बेसिस मानकर रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो मतलब है कि जैसे कि जो आपकी रिवेन्यू होती है, जो आपकी रिवेन्यू है, ये जो आपकी एसेट्स हैं, ठीक है। रिवेन्यू मतलब यहाँ पे इनकम मान सकते हैं। जो आपकी इनकम है और एसेट्स है उनको आप कैश बेसिस पे करते हैं। मतलब कि अगर इनकम कैश में हुई है तब तो आप रिकॉर्ड करेंगे, और अगर कैश में नहीं है इनकम तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। दूसरा, एसेट को अगर कैश में परचेज किया गया है या कैश में ट्रांजैक्शन है तो रिकॉर्ड करेंगे, और अगर नहीं है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। दूसरा, इसी में मिक्स्ड बेसिस में एक्रूअल बेसिस फॉलो किया जाता है एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज के लिए, एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज के लिए। मतलब कि जो एक्सपेंसेस हैं और जो लायबिलिटीज हैं वो चाहे कैश में की गई हो चाहे वो नॉन कैश में हो, क्रेडिट में हो, वो दोनों ही रिकॉर्ड किए जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, कैश बेसिस में केवल कैश के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं, उधार के ट्रांजैक्शन को बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करता है। एक्रूअल बेसिस में क्या है, सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, चाहे वो कैश में हो चाहे वो क्रेडिट में हो।
कैश बेसिस को डॉक्टर्स, लॉयर मतलब प्रोफेशनल लोग फॉलो करते हैं। एक्रूअल बेसिस को सभी बिजनेस फॉलो करते हैं, जितने भी बिजनेस हैं वो सभी एक्रूअल बेसिस को फॉलो करते हैं। मिक्स्ड बेसिस क्या है, उसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस हो जाते हैं, किसी की पॉलिसी हो जाती है, होता यही बिजनेस वाले हैं, ये लोग पॉलिसी के बेस पे उसको फॉलो कर लेते हैं। ये लोग भी हैं कि कुछ ट्रांजैक्शन को कैश में बेस में मान के रिकॉर्ड करते हैं और कुछ को उस पे क्रेडिट नीचे एक्रूअल बेसिस पे मान लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा मिक्स्ड बेसिस में क्या है, इनकम और एसेट को कैश बेसिस पे करते हैं और एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज को उसके बेस पे करते हैं, एक्रूअल बेसिस पे करते हैं। ठीक है, अब चलिए मैं आपको बता देता हूं इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंसेस क्या क्या है। ब्रॉडली मेनली जो आपके दो मेथड है, ये दो ही हैं, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। चलिए ठीक है, कैश बेसिस का क्या है, इनके दोनों में डिफरेंस बता दें क्या है। देखिए, इसमें केवल ओनली कैश, मतलब ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड हियर। ठीक है, इसमें क्या है, कैश प्लस क्रेडिट बोथ ट्रांजेक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड हियर। ठीक है, याद रखिएगा दोनों डिफरेंस है, एक में कैश है, एक में दोनों ही है, कैश प्लस क्रेडिट। इसके बाद यहां पे इनकम वही रिकॉर्ड की जाएंगी, इनकम वही रिकॉर्ड की जाएंगी जो कैश में होंगी, इनकम वही रिकॉर्ड होंगी जो कैश में होंगी। इसमें क्या होगा, इनकम सभी रिकॉर्ड की जाएंगी, चाहे वो कैश में हो चाहे वो क्रेडिट में हो। ओके, तीसरा इसमें है एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस आपके वही रिकॉर्ड किए जाएंगे जो कि कैश में पे किए गए होंगे एक्सपेंसेस, और इसमें आपके सभी एक्सपेंस रिकॉर्ड किए जाएंगे चाहे कैश में हो और चाहे वो क्रेडिट में हो। जैसे जस्ट लाइक आपने सुना होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो देखिए इसमें आपके इन सबको कोई चांस नहीं दिया जाता है। द दिस बेसिक डज नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम एंड रिसीव्ड इन एडवांस। मतलब कि अगर आपका आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, एडवांस रिसीव है और एडवांस है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी है तो आप इन सभी को आप एक्रूअल बेसिस पे फॉलो करते हैं तो रिकॉर्ड करते हैं, कैश बेस में इन सबको कोई भी जगह नहीं दी जाती। इसके बाद लीगल पोजीशन, एज पर द कंपनी एक्ट 2013 अमेंडमेंट है, कंपनी में एक्ट में क्या हुआ था, अमेंडमेंट हुआ। कंपनी एक्ट आपका आया था 1956 में, ठीक है, कंपनी एक्ट आपका 1956 में आया था, उसको दोबारा अमेंडमेंट किया गया था 2013 में। ठीक है, तो 2013 में ये बोला जाता है कि जो कैश बेसिस मेथड है उसको फॉलो नहीं करना चाहिए, वो आपका लीगली अप्लीकेबल नहीं है और इसको क्या है, इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, चलिए इसके भी है टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है, एज पर दिस बेसिस ओनली दोज एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हिच हैव बीन पेड इन कैश। वही चीज है कि इसमें केवल कैश के ट्रांजेक्शन एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना, पर इसमें कैश के अलावा कैश और क्रेडिट कर सकते हैं। इसमें आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस को कोई जगह दी जाती है, इसमें जगह दी जाती है। इसको कंपनी एक्ट अकॉर्डिंग फॉलो नहीं किया गया, इसको कंपनी एक्ट अकॉर्डिंग फॉलो किया गया। एज सर्टेन में करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, हमारा करेक्ट प्रॉफिट और लॉस कैसे पता चलेगा, इस मेथड में कभी भी करेक्ट प्रॉफिट पता नहीं चलता है, इस मेथड में करेक्ट प्रॉफिट और लॉस पता चल जाता है। ठीक है, सुटेबिलिटी, कौन सा मेथड सुटेबल है, ये मेथड आपका सुटेबल होता है डॉक्टर्स, लॉयर वगैरह लोगों के लिए, मतलब जो सिंगल यूनिट वाले होते हैं, प्रोफेशनल पर्सन होते हैं, और ये आपका होता है सभी यूनिट जो कि प्रॉफिट मोटिव चलती हैं। तो देखिए याद रखिएगा कैश बेसिस मेथड जो है वो लॉयर्स और डॉक्टर्स फॉलो करते हैं और जो एक्रूअल बेसिस है वो सभी बिजनेसमैन फॉलो करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ है कि आपका प्रॉफिट और लॉस किससे पता चलेगा। देखिए करेक्ट प्रॉफिट और लॉस आपका इस बेसिस से पता चलता है, इस बेसिस से आपको करेक्ट प्रॉफिट और लॉस पता नहीं चल पाएगा। ओके, तो आप इन चीजों को पढ़िएगा, फिर जो डाउट होगा आप हमसे पूछेंगे। चलिए वैसे तो आपने पढ़ लिया इनके डिफरेंस क्या होते हैं, डिफरेंस इनके, ठीक है। इसके साथ साथ आप इनके ये कह सकते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज में क्या होते हैं। तो देखिए कैश बेसिस मेथड में क्या होता है कि कैश बेसिस मेथड जो होता है बहुत ही सिंपल होता है। क्या होता है, कैश बेसिस मेथड बहुत ही सिंपल होता है। ये आपका मेथड क्या बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है, इजी होता है, ठीक है, और इसमें रिकॉर्ड करना बहुत ही इजी टास्क होता है क्योंकि ट्रांजेक्शन कैश में हुआ सीधे उसको रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, एक्रूअल बेसिस में क्या होता है, ये मेथड आपका इजी नहीं होता है, ना ही सिंपल होता है, ये मेथड थोड़ा सा आपका टफ होता है। इस मेथड को फॉलो करने की किसी भी रूल्स की जरूरत नहीं पड़ती, इस मेथड को आपको रूल्स एंड रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है। इस मेथड का ये है कि इस मेथड की डिमेरिट्स ये हो जाती है कि इस मेथड के थ्रू आप प्रॉफिट या लॉस को करेक्ट पता नहीं कर पाएंगे, बट इस मेथड में क्या है, इसमें करेक्ट प्रॉफिट और लॉस पता चल जाता है। इसमें क्या होता है कि इसको आप जल्दी रिकॉर्ड कर लेते हैं क्योंकि आपको खाली कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, जिसको क्या कर सकते हैं आप इजीली और फास्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट इसको आप फास्टली रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपकी बुक्स में भी दिए हैं, आप उनको पढ़िएगा। अगर आपको नहीं समझ में आएंगे तो फिर आप हमसे पूछेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप करिएगा। और भी देखिए क्या है,
कि आपको बस इतना खाली याद रखना है कि कैश बेसिस में क्या होता है कि आपके केवल वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे जो कि केवल ओनली एंड ओनली कैश में हुए हैं। कैश मतलब यहाँ पे कैश या बैंक है, ठीक है, ओनली कैश या बैंक में हुए हैं। एक्चुअल में क्या है, चाहे वो कैश में हुए हैं चाहे वो उधार में हुए, दोनों ही रिकॉर्ड किए जाएंगे, ठीक है। इसको कभी भी टैक्स अथॉरिटी या आपका कंपनी एक्ट है वो फॉलो नहीं करता, रिकॉग्नाइज नहीं करता, इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। मिक्स्ड जो आपका मेथड था, मिक्स्ड मेथड, मिक्स्ड मेथड में क्या था, आपका जितने भी आपकी इनकम होती हैं उन सभी को आप किस मेथड में फॉलो करते हैं, कैश बेसिस। मतलब कि अगर इनकम कैश में रिसीव हुई है तो रिकॉर्ड की जाएगी, अगर कैश में नहीं तो रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, ठीक है। दूसरा है एसेट्स, जितने भी एसेट्स हैं उनका चाहे परचेज हुआ हो चाहे वो सेल्स हुआ हो, अगर वो परचेज या सेल्स कैश में हुआ है तब तो वो रिकॉर्ड की जाएगी, अगर नहीं हुआ तो रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस आपका जो है वो चाहे कैश में हुआ हो चाहे वो आपका क्रेडिट में हुआ हो, उसको हमें दोनों रिकॉर्ड करना है। लायबिलिटीज होती हैं, जो लायबिलिटीज का भी सेम वही है, कैश और क्रेडिट दोनों में ही रिकॉर्ड करना है। ये आपका मिक्स मेथड होता है। मिक्स मेथड क्या होता है, ओरिजिनली ये कोई मेथड नहीं होता है, ठीक है। इसको क्या होता है, जो आपकी एक्चुअल बेसिस जो आपकी फर्म है, ठीक है, वही इस मेथड को फॉलो कर लेती है कि कुछ चीजों को कैश बेस पे मान के रिकॉर्ड करते हैं, कुछ चीजों को एक्चुअल बेसिस पे मान के रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि जैसे गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज किया, तो गुड्स को जब आप परचेज कर रहे हैं चाहे वो क्रेडिट में चाहे वो उधार में, उसको आप रिकॉर्ड कर लेते हैं क्योंकि वो एक्सपेंस मान के चलते हैं, ठीक है। और अगर एसेट्स है तो एसेट को केवल कैश में होनी चाहिए तभी उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या है, वो सब मेथड जो है आपके वो सब आपके इसके अंदर ही है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका मेरे ख्याल से अकाउंटिंग इक्वेशन होगा, ठीक है, तो वो आपका कल से कराएंगे। अब आप न्यूमेरिकल पे आएंगे, ठीक है, तो याद रखिएगा। और यहाँ पे मैं कुछ चीज आपको आज बता देता हूँ, एक जो बेसिकली है, कल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, आपके 3 अकाउंट्स बताए थे, एक पर्सनल बताया था, एक रियल बताया था और एक आपका नॉमिनल बताया था। ये 3 अकाउंट्स होते हैं जिनके बीच में अकाउंटिंग पूरी आपकी घूमती रहती है, मतलब कि इन्हीं 3 के बीच में आपकी अकाउंट्स पूरी चलनी है। पर्सनल अकाउंट्स का मतलब होता है पर्सन से रिलेटेड पर्सन्स, रियल का मतलब होता है ऑल टाइप ऑफ एसेट्स, नॉमिनल का मतलब होता है इनकम एंड एक्सपेंसेस, ठीक है, याद रखिए। पर्सन्स, पर्सन्स आपके नेचुरल पर्सन भी होते हैं जैसे कि आप और हम लोग हैं, आर्टिफिशियल भी होते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन आप लोगों ने सुने हैं, नहीं सुने हैं, बताएंगे भी। और फिर आपके रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। एसेट्स में आपको एसेट का मैं टाइप बता चुका हूं आपको, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, इन्हीं को बोल सकते हैं फिक्स एसेट, टेंजिबल और इनटेंजिबल। इनकम और एक्सपेंसेस, इनकम और एक्सपेंसेस भी आप जानते हैं कि इनकम कौन से हैं और एक्सपेंसेस कौन से हैं। इनकम भी आपकी डायरेक्ट इनकम भी होती है और इनडायरेक्ट इनकम भी होती है। एक्सपेंस आपके डायरेक्ट एक्सपेंस भी होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी होते हैं, ठीक है। इन पे रूल्स कौन से फॉलो किए जाते हैं, तो देखिए इसी के रूल्स को बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग मतलब कि यही गोल्डन रूल्स हैं अकाउंटिंग के, जिनके इर्द गिर्द आपकी पूरी अकाउंटेंसी घूमती है, ठीक है। अगर आपको ये 3 रूल्स आपको समझ में आ गए अच्छे से, अगर आप 3 रूल्स को करना आप सीख गए तो आपकी अकाउंटिंग में आपको कभी भी किसी जगह पर प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अब ये 3 रूल्स का है, इन 3 रूल्स का है आपको एक मैं नॉर्मली फॉर्मेट भी बता दे रहा हूँ खाली। पर्सनल अकाउंट्स का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर मतलब जो रिसीवर है उसको डेबिट करना है, जो गिवर है जो दे रहा है उसको क्रेडिट करना है, क्योंकि पर्सन क्या करता है, या तो रिसीव कर पाएगा या फिर वो दे पाएगा, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना खाली, अभी आपको खाली नाम याद रखना है इनका, ठीक है। ठीक है, तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कम्स इन जो अंदर आएगा उसको डेबिट में लिखना है और जो बाहर जाएगा उसको क्रेडिट में लिखना है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट, इसका रूल होता है एक्सपेंसेस और लॉस को, जितने भी एक्सपेंस होंगे या लॉस होंगे उनको डेबिट करना है। एंड ऑल इनकम और गेन्स जो होते हैं, इनकम और गेन्स उनको आपको क्रेडिट करना। ये आपके गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग होती है, ठीक है। इसको मैं डिटेल में आपको कल बताऊंगा जब आपको अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे, ओके।